अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के असफलता के क्या कारण थे। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मेंडल जो अपने प्रयोग को ब्रून नेचुरल सोसाइटी जो वैज्ञानिकों का कक्ष होता है वहाँ रखे थे, तो उनके प्रयोग को कोई नहीं समझ सका था, जबकि उनका प्रयोग सही था। उसके क्या कारण थे? वही है मेंडल के असफलता के कारण, जो बताया गया था कि एक टॉपिक मेंडल के असफलता के कारण में बताया जाएगा कि मेंडल का प्रयोग सही होते हुए लोग उनके प्रयोग को क्यों नहीं समझ सके, और वह मेंडल के असफलता के ही कारण है। इसमें सबसे पहला कारण है कि मेंडल अपने प्रयोग में अधिकांशतः सांख्यिकी और सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग किए थे, और ऐसा माना जाता है कि ये भाषाएं, जैसे एस्थेटिक्स जो है वो गणित की भाषा है, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय के जीव वैज्ञानिकों की इन भाषाओं में रुचि नहीं थी या समझ में नहीं आती थी, इसलिए इनके प्रयोग को कोई ज़्यादा महत्व नहीं दे पाया था। नंबर दूसरा, इनके असफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि मेंडल अपने प्रयोग को जिस पत्रिका में प्रकाशित किए थे वह काफ़ी उस समय कम लोकप्रिय था, इसलिए कम लोगों तक प्रयोग पहुंच सका और कम लोग पढ़े, जिसके कारण प्रचलित कम हुआ और इनके प्रयोग को विस्तार से फैलने में असफलता मिली। नंबर तीसरा, इनके असफलता का एक और सबसे बड़ा कारण है डार्विन। नाम सुने होंगे, डार्विन प्राकृतिक चुनाव, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो डार्विन की उस समय एक पुस्तक आई थी, दी ऑरिजिन, आप लोग जानते हैं, दी ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, है ना, जातियों की उत्पत्ति। यह पुस्तक काफ़ी अधिक लोकप्रिय थी उस समय, जिस समय डार्विन के प्रयोग प्रकाशित किए गए थे, और इस पुस्तक की लोकप्रियता के कारण मेंडल के प्रयोग सफल नहीं हो सके। अर्थात इनको रिपीट करें कि मेंडल के असफलता के क्या कारण थे। तो नंबर 1, मेंडल अपने प्रयोग में अधिकांशतः सांख्यिकी और सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि इन भाषाओं को उस समय जीव विज्ञान के वैज्ञानिक नहीं समझ पाते थे। नंबर दूसरा, मेंडल अपने प्रयोग को जिस पत्रिका में प्रकाशित किए थे वह कम प्रचलित था, इसलिए कम लोगों तक इनका पहुंच हुआ। नंबर तीसरा, डार्विन की एक प्रसिद्ध पुस्तक दी ऑरिजिन ऑफ अ स्पीसीज का प्रकाशन उसी समय हुआ था, जो सभी के लिए आकर्षक बना हुआ था, जो मेंडल के असफलता का एक प्रमुख कारण बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के किन किन लक्षणों का चुनाव किए थे, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे कि मेंडल ने मटर का चुनाव किया। इसका एक कारण था कि मेंडल जो मटर का चुनाव किए थे उसमें मटर के काफ़ी कैरेक्टर, काफ़ी लक्षण थे। जैसे हम लोग पढ़े थे कल भी कि फूलों का रंग, बीजों का आकार, बीजों का रंग, तने की लंबाई, तो वो यही है कि मेंडल मटर के 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे। 7 जोड़ी, जोड़ी का मतलब 2, जैसे लंबा भौना। वही चीज़ देखना है कि मेंडल, यानी अब यहाँ से एक और क्वेश्चन कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों में संकरण करवाए थे, तो कितने? 7 जोड़ी। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था? तने की लंबाई। तो लंबा 2 ही हो सकता है, लंबेपन और बौनेपन, यानी एक लंबा तो दूसरा बौना। लेकिन यहाँ पर एक बात बताया गया है, डोमिनेंट, प्रभावी और अप्रभावी, रिसेसिव, यानी एक लंबा और दूसरा बौना। तो इसमें जो प्रभावी है वो लंबा, अप्रभावी बौना। लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये लंबा और बौना तो ठीक है, लेकिन ये प्रभावी, डोमिनेंट और अप्रभावी, रिसेसिव क्या होता है? बस कुछ समय और इंतजार करिए, अगली बार हम यही बताएंगे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होते हैं। वे बस समझ लीजिए, फिर इसके बाद इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो क्या हम बता रहे थे कि 7 जोड़ी लक्षण,
तो पहला लक्षण क्या है, तने की लंबाई। तो लंबाई का मतलब एक लंबा और दूसरा बौना। उसी तरह से बीजों का रंग, तो आप लोग देखते होंगे जो बीज होते हैं मटर के, कुछ पीले भी होते हैं और कुछ हरे भी होते हैं। उस तरह से बीजों का आकार, कुछ पूरा राउंड शेप होता है गोलाकार, तो कुछ झुर्रीदार मतलब चपटा होता है। अर्थात इसी तरह से फूलों के रंग, कल भी पढ़े थे कि मटर के पौधों में आप देखेंगे लाल फूल होता है, सफ़ेद होते हैं, बैंगनी होते हैं, गुलाबी होते हैं। वही चीज़ फूलों का रंग, तो रंग में लाल और सफ़ेद के बीच संकरण हुआ था। उसी तरह से फूलों की स्थिति अक्षीय अप्रस्थ, फलों का आकार तो फल फैला हुआ और संकुचित, फलों का रंग तो फल हरा और फल पीला के बीच संकरण कराया गया था। अब हम लोग देखेंगे मेंडल का नियम। जो अब तक सुनते आ रहे थे कि मेंडल जो प्रयोग किए थे वह प्रयोग क्या है, तो मेंडल का जो पहला प्रयोग है वह एक संकर संकरण नियम के नाम से जाना जाता है। इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोल सकते हैं, या उसी का नाम है युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मेंडल के प्रथम नियम यानी एक संकर संकरण नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं, तो उसको भी जैसे ही पढ़ते जाएंगे ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इसे शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम क्यों कहा जाता है। तो जानेंगे कि मेंडल के एक संकर संकरण नियम में पढ़ना क्या है। तो मेंडल के एक संकर संकरण नियम में आपको कोई एक लक्षण को आधार मानकर संकरण कराया गया था। जैसे कोई एक लक्षण क्या हो सकता है, लंबा, और इसके विपरीत क्या हो सकता है, बौना। जो आप देखे थे कि मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षणों पर प्रयोग किए थे, तो 7 जोड़ी लक्षणों का प्रयोग का जो पहला बताया गया था वह था तने की लंबाई। तो तने की लंबाई बताए थे एक लंबा और दूसरा बौना। तो इन्हीं दोनों के बीच जो संगम है वह एक संकर संकरण नियम है। अर्थात एक संकर संकरण नियम क्या है कि मेंडल ने जब एक लक्षणों को आधार मानकर आपस में संकरण कराए तो उसे ही एक संकरण नियम कहा गया है ना। क्या जवाब देंगे कि मेंडल ने जब एक लक्षणों को आधार मानकर आपस में संकरण कराया तो उसे एक संकर संकरण नियम कहा गया। तो वो एक लक्षण क्या था, लंबापन, तो दूसरी तरफ इसी के एक लक्षण क्या थे, बौनापन। तो इन्हीं दोनों के बीच के संगम को अब हम लोग देखते हैं। चलिए, मेंडल के प्रथम संकरण में क्या बताया, लंबा और बौना। तो लंबा को टॉल, तो टी का मतलब कैपिटल टी, याद रखेंगे कैपिटल टी का मतलब लंबा, और जीन जो होता है हमेशा जोड़ा में होता है। तथा बौना के लिए अब आपके समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट लिखेंगे या ड्वार्फ मीन्स बौना, तो गलत है ना। मेंडल अपने प्रयोग में बताए हैं कि कैपिटल टी जो है या कैपिटल जो भी है वो प्रभावी डोमिनेंट होता है, और उसी को जब स्मॉल लेटर से लिख दिया जाए तो वो रिसेसिव अप्रभावी होता है। यानी बौनापन रिसेसिव कैरेक्टर था, तो इसका ठीक स्मॉल कैरेक्टर वो क्या है, बौनापन। अब जीन के बारे में थोड़ा सा जान लें। ऐसे जीन के बारे में जानने के लिए क्या बताया कि मेंडल ही सबसे पहले वैज्ञानिक है जिन्होंने जीन का जिक्र करते हुए बताया था कि माता पिता से उनके संतानों में गुण कोई कारक यानी कि फैक्टर ले जाता है ना, फैक्टर ले जाता है। इसी को उन्होंने इकाई शब्द भी यूज किया है, यूनिट। यानी मेंडल के अनुसार माता पिता का गुण उनके संतानों में कोई कारक ले जाता है, और इसी को 1909 ईस्वी में जोहानसेन ने इसी कारक को
जीन शब्द से डिनोट किया था। अर्थात जीन को कारक किसने कहा? मेंडल ने। जीन का नामांकन किसने किया? जोहान सेन ने। तो ध्यान देना इधर है कि मेंडल ने लंबे मटर के पौधे के लिए कैपिटल टी शब्द का उपयोग किया और बौने मटर के पौधे के लिए स्मॉल टी। जीन हमेशा जोड़ा में होता है, इसलिए हमेशा जोड़े में लिखेंगे। तो टी। अब हम सब जानते हैं कि संकरण उनके पेरेंट्स के बीच है। अब इनके युग्मक बनेंगे, युग्मकों का मिलन होगा, निषेचन, और निषेचन के बाद फिर युग्मन जायगोट फॉर्मेशन होगा, जो सब आप चैप्टर नंबर 2 और 3 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो देखिए अब इनके युग्मक। तो युग्मक में हम सभी जानते हैं कि युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होता है ना, मियोसिस सेल डिवीजन से, और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। तो आधी का मतलब यहाँ 2 है, तो आधी, एक टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इनके बीच संगम ये, तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। अभी तो आप समझ गए थे कि इसका मतलब लंबा, इसका मतलब बौना, लेकिन ये क्या आ गया? इसका मतलब लंबा जान गए, इसका मतलब बौना। अब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्या कहेंगे? तो इसको समझने से पहले हमें 2 चीज़ याद होनी चाहिए, एक जीनोटाइप और दूसरा फेनोटाइप। हिंदी में हम इसे जीन प्रारूपी पढ़ेंगे और इसे लक्षण प्रारूपी पढ़ेंगे। अब क्या होता है जीनोटाइप और क्या होता है फेनोटाइप? चलिए तो फेनोटाइप को ध्यान से सुनिएगा। जब कोई लक्षण या गुण देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है तो उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। जैसे समझने के लिए, कोई लंबा है, बौना है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, हम लोग बस देख कर ही बता सकते हैं कि कौन लंबा है, कौन बौना है, कौन गोरा है, कौन काला है और कौन पतला है, कौन मोटा है। तो इस तरह से जो लक्षण देखने मात्र से ही स्पष्ट हो जाए तो उसे हम फेनोटाइप के श्रेणी में रखते हैं। ठीक इसके विपरीत जो देखने से स्पष्ट ना हो तो और कैसे स्पष्ट होगा? जीन के आधार पर स्पष्ट हो, यानी वैसे लक्षण जो जीन के आधार पर स्पष्ट होते हैं उसे जीनोटाइप, और जो देखने से ही स्पष्ट होता है उसे फेनोटाइप कहते हैं। तो इधर आइए, है ना। अब यहाँ जीन इसका क्या है? कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का मतलब लंबा, स्मॉल टी का मतलब बौना। लेकिन यहाँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है, यानी लंबा और बौना के बीच में कौन आता है? साधारण आता है। कैसे बताएं आप? जीन के आधार पर, अर्थात जीनोटाइप के आधार पर इसका क्या नाम होगा? साधारण होगा। लेकिन जब इन पौधे को हम देखेंगे तो इसमें आपको बौना का कोई स्वभाव नहीं दिखाई देगा, अर्थात देखने से कौन सा टाइप? फेनोटाइप, ये लंबे दिखाई देंगे। अर्थात जो सम्मिश्रित जीन वाले पौधे होते हैं उनके 2 नाम होते हैं, एक जीनोटाइप के आधार पर तो दूसरा फेनोटाइप के आधार पर। जीनोटाइप के आधार पर कैसे नाम हम लोग पता है कि कैपिटल टी का मतलब लंबा, स्मॉल टी का मतलब बौना, लेकिन यहाँ तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है तो इनके बीच का नाम साधारण, इसी को आप हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। अर्थात मेंडल जब एक लंबे मटर के पौधे का संकरण बौने मटर के पौधे के साथ कराते हैं तो इनकी पहली पीढ़ी जो आती है, F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी जो आती है उसमें लंबेपन और बौनेपन दोनों के गुण एक साथ मौजूद होते हैं। लंबेपन मतलब कैपिटल टी, बौनेपन मतलब स्मॉल टी। तो लंबेपन और बौनेपन दोनों के गुण एक साथ मौजूद होते हैं, जिनके 2 नाम होते हैं, एक जीनोटाइप के आधार पर और दूसरा फेनोटाइप के आधार पर। जीनोटाइप के आधार पर क्या नाम मिला हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को जोड़कर साधारण या हाइब्रिड बता सकते हैं। तथा
फेनोटाइप के आधार पर आप स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि इसमें बौने के भी कैरेक्टर अर्थात बौनेपन का गुण छुप जाता है, जो छुप जाता है उसी को हम अप्रभावी कहते हैं। अर्थात इसमें दिखाई कौन देता है, देखने से ये लंबा दिखाई देता है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फेनोटाइप के आधार पर लंबा। ध्यान देने वाली बात अब क्या है कि मेंडल ने जब लंबे मटर के पौधे का संकरण बौने मटर के पौधे के साथ कराते हैं तो ये कैसा परागण हो सकता है, आप बता सकते हैं क्रॉस पोलिनेशन, पर परागण। दो अलग अलग पौधे हमने पढ़े हैं कि जब दो अलग अलग पौधे के बीच संगम होता है तो उसे हम पर परागण कहते हैं। तो जब लंबे मटर के पौधे का संकरण बौने मटर के पौधे के साथ होता है तो F1 पीढ़ी के पौधे में लंबेपन और बौनेपन दोनों के गुण मौजूद होते हैं, जिसमें लंबेपन का गुण दिखाई देता है और बौनेपन का गुण छुप जाता है ना। अर्थात फेनोटाइप के आधार पर इसका नाम लंबा और जीनोटाइप के आधार पर इसका नाम साधारण या हाइब्रिड होता है। अब आप जाने कि मेंडल के सफलता के एक कारण हमने पढ़े थे कि मेंडल अपने प्रयोग को F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी तक भी ले गए थे। तो देखते हैं F2 पीढ़ी में क्या होता है। अब यहाँ देखिए जब दो कैपिटल टी थे तो इनके युग्मक बने, तो एक कैपिटल टी और एक कैपिटल टी, यहाँ दोनों है तो एक तरफ कैपिटल टी दूसरी तरफ स्मॉल टी, ठीक उसी तरह कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद इनका संकरण होगा। अब ये कैसे पौधे हैं, एक ही गुण वाले। अब इनके बीच स्वपरागण कराया जाता है। स्वपरागण मतलब अपने ही पुष्प के फूलों के बीच, अपने ही पेड़ के फूलों के बीच किस तरह से संकरण करना है, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको इस तरह से ढक ले, इसका संकरण, तो क्या मिला आपको, कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर इसको यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इधर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको लग रहा हो कि पहले तो स्मॉल टी आ रहा है, जी पहले स्मॉल टी आ रहा है उसके बाद कैपिटल टी, लेकिन जब युग्मक बने तो जब स्मॉल और कैपिटल की बात आए तो पहले कैपिटल टी लिखा जाता है और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखिए ध्यान से, लास्ट में कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इनके दो तरह से नाम बताने हैं, जो अभी आप सीखे हैं इनके दो तरह से नाम बताने हैं। अब इनके नाम जैसे ऊपर लिखे हैं उसी तरह से सोच सोच के बताइएगा। सबसे पहले जीनोटाइप नाम बताना है, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप में आप देखेंगे या फेनोटाइप में इसका नाम हमेशा लंबा ऊपर बताया गया है, यानी ये क्या है, लंबा है जीनोटाइप। अब इन दोनों का नाम देखिए, जीनोटाइप क्या है, साधारण है, हाइब्रिड है। इसका देखिए क्या नाम है, बौना, ड्वार्फ। यानी जीनोटाइप में आप चार पौधे को देखेंगे तो चार पौधे में कितने लंबे दिख रहे हैं, एक। साधारण कितने दिख रहे हैं, दो। बौने कितने दिख रहे हैं, एक। चलिए अब इसी को फेनोटाइप पे बताइए कि फेनोटाइप में इन चारों का क्या नाम होगा। तो चाहे ये जीनोटाइप हो या फेनोटाइप, हमेशा क्या रहेगा, लंबा। यानी यहां भी यह क्या है, लंबा ही है। अब इन दोनों का फेनोटाइप पे नाम यहां देखिए क्या बताया गया, लंबा। यानी अब ये क्या हो गया, फेनोटाइप के अनुसार लंबा हो गया। यानी एक लंबा यहाँ पर, दो लंबा यहाँ पर, कौन से टाइप, फेनोटाइप। और ये हमेशा क्या है, बौना है। दोबारा ध्यान दीजिए, इनके नाम बताए दो तरह से, एक जीनोटाइप फेनोटाइप। क्या बताए थे, जीनोटाइप जो जीन के आधार पर स्पष्ट हो और फेनोटाइप जो देखने से स्पष्ट हो जाए उसे फेनोटाइप।
तो जीनोटाइप में आप देखें दोनों कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी का मतलब लंबा, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के आधार पर साधारण, दोनों स्मॉल टी का मतलब बौना। फेनोटाइप में आइए तो ये हमेशा जीन के आधार पर क्या होगा, लंबा। कैपिटल टी स्मॉल टी का फेनोटाइप देखा जाए तो क्या मिलेगा, लंबा। तो ये दोनों भी लंबे हो गए और ये हमेशा क्या है, बौना है। ऊपर देख ले। तो अब इनके रिजल्ट आपके परीक्षा में बहुत बार आए हैं। क्या आए हैं कि मेंडल के एक संकर संकरण नियम का जीनोटाइप, मेंडल के एक संकर संकरण नियम का जीनोटाइप यानी कि जीन प्ररूपी परिणाम क्या आता है। तो बहुत अच्छी तरह से इनको समझना है, याद करेंगे हमेशा गलती हो जाएगा। जीनोटाइप परिणाम क्या आता है, तो जीनोटाइप ऊपर वाला में ना, तो 1 2 3 4 पौधे, 4 पौधे में कितने लंबे, तो एक ये लंबा। ये क्या है जीनोटाइप के आधार पर, तो साधारण है। यह क्या है, तो बौना। तो कितने लंबे, 1। जीनोटाइप के आधार पर कितने साधारण, तो 1 और 1 2। जीनोटाइप के आधार पर कितना बौना, तो 1। इसी को आप फेनोटाइप में पढ़ें कि इसका फेनोटाइप यानी लक्षण प्रारूपी परिणाम क्या आता है, लक्षण प्रारूपी, लक्षण के आधार पर। तो फेनोटाइप में यह लंबा, और आप देख रहे कैपिटल टी स्मॉल टी फेनोटाइप के आधार पर किसका नाम पड़ता है, जो बड़े वाला का होता है। यहाँ बताया गया फेनोटाइप का मतलब लंबा, है ना। हमेशा याद रखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के दो नाम है, जीनोटाइप के आधार पर साधारण, फेनोटाइप के आधार पर लंबा। क्योंकि कैपिटल टी जो होता है वो प्रभावी होता है और प्रभावी गुण ही दिखा देते हैं, तथा स्मॉल टी अप्रभावी है, अप्रभावी गुण छुप जाते हैं। तो फेनोटाइप के आधार पर एक लंबा तो ऑलरेडी था, और इधर से जो साधारण पौधे थे ये देखने से साधारण या बौने नहीं दिखते हैं, ये लंबे दिखते हैं। तो एक लंबा और 2 यहाँ पर, टोटल कितने लंबे, 3 लंबे हो गए, और बौने कितने, 1। अर्थात फेनोटाइप परिणाम क्या आता है, 3:1। जीनोटाइप परिणाम 1:1। बोर्ड के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है कि मेंडल के एक संकर संकरण नियम का जीनोटाइप क्या परिणाम आता है, तो 1:1, जिसमें 1 लंबा 2 साधारण और 1 बौना। फेनोटाइप परिणाम क्या आते हैं, 3:1, जिसमें 3 लंबा और 1 बौना। बोले 3 लंबे कैसे हो गए जी, तो फेनोटाइप पे 1 लंबा पहले से था, और जो साधारण पौधे होते हैं उनको जब हम देखेंगे तो वो लंबे दिखाई देंगे। तो साधारण कितने पौधे थे, 2 पौधे। अब मेरे पास लंबे पहले से कितने थे, 1, तो टोटल कितने पौधे, 3, और बौने जो पहले से ही बौने थे। अर्थात मेंडल के एक संकर संकरण नियम का जीनोटाइप परिणाम क्या आता है, 1:1, और फेनोटाइप परिणाम क्या आते हैं, 3:1।